जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है और इसी ऑफिशियल मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम 2023 में अधिकतर प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप निश्चित रूप से रट लीजिए ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आज इस वीडियो में हम इतिहास विषय का जिसका सब्जेक्ट कोड 321 है, इसका सटीक आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का भी प्रयास करूंगा ताकि इन प्रश्नों के आंसर को आप अधिक लंबे समय तक याद रख पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं संजीव कुमार आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस इतिहास के प्रश्न को दो भागों में बांटा गया है। एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। चारों ऑप्शन में से आपको एक टिक करना होगा और इन 100 प्रश्नों में से आपको मात्र 50 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में दो प्रकार के प्रश्न है, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक लॉन्ग। तो लघुत्तरीय जो प्रश्न होंगे उसकी संख्या होगी 30 जिसमें से 15 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 8 जिसमें आपको मात्र 4 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इस प्रकार ये जो प्रश्न है दो भागों में, दो सेक्शन में ए और बी में बटा हुआ है। इस प्रकार ये जो जितने भी निर्देश दिए हुए हैं ये सारे निर्देश आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे और इस निर्देशों का पालन करते हुए ही आप प्रश्न उत्तर प्रपत्र भरेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ जो सेक्शन ए है इसमें लिख रहा है ना, यहाँ पे 1 से 100 तक प्रश्न दिए हैं जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 50 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इसमें का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इस जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें अधिकतर तांबा यानी कांस्य का जो प्रयोग ज्यादा होता था, इसी कारण से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये तो तांबा का प्रयोग हुआ था, चांदी का हुआ था और सोना का भी हुआ था, लेकिन एक चीज था जहां जिस चीज का ज्ञान उनको नहीं था वो था लोहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा, सी। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसको याद करने के लिए थोड़ा सोचिए, हम लोग कृष्ण भगवान को मोहन कहते हैं और मोहन से कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई एक कहानी है कि जब राधा रानी और उनकी सहेलियां नहा रही थी तो मोहन जो थे, कृष्ण जो थे, उनके कपड़े लेकर चले जाते हैं, ऐसा है। तो इस प्रकार स्नानागार यानी नहा रही थी और मोहन कौन, कृष्ण कौन, मोहन। ठीक ना, तो इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। स्नानागार, कृष्ण ने वो वस्त्र चुराए थे तो कृष्ण को हम मोहन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। और मोहनजोदड़ो जो है फिलहाल वो पाकिस्तान में है। ठीक ना, तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो थे वो मोहनजोदड़ो में मिले थे और यहीं से विशाल अन्नागार के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है ना वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो अभी मैंने बताया कि जो वहां पे कांसे का प्रयोग ज्यादा हुआ था इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये कांस्य युग हो जाएगा। लोहा को तो वो जानते ही नहीं थे, लोहा का तो ज्ञान ही नहीं था, तो लोह युग कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कहाँ? सिंध प्रांत जो आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में है, उसको सिंध के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो वो किस भाषा से है? सिंधी, सिंधु नदी, सिंध नदी। ठीक ना, तो सिंधी भाषा का शब्द है कौन? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ेंगे। 6वां नंबर प्रश्न कहता है लोथल किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया कि जो लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। इंडिका के लेखक का नाम मेगास्थनीज है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है धम की शुरुआत किसने की थी? तो धम की जो शुरुआत थी तो वो अशोक ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक। आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर प्रश्न कहता है मौर्य वंश का प्रथम शासक। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक जो था वो ना चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने घनानंद को पराजित करके अपने गुरु चाणक्य के कहने पर, उनके मार्गदर्शन से घनानंद को
परास्त करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो था फाहियान। कौन था? वो था फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। और हेंगसांग जो है ना, हेंगसांग वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल समय में फाहियान आया था और हेंगसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ह से हेंगसांग, ह से हर्षवर्धन, इस तरह आप याद रखेंगे। ठीक है। 11वां प्रश्न कहता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न कहता है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था वो पूरे 18 दिन तक चला था, जिसमें आपको मालूम है कि कौरवों की हार हुई थी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, 18। महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से ही सबको पता है कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। किसने? महर्षि वेद व्यास ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जो ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, प्रकृति में विश्वास करते थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो निश्चित रूप से अंत तक वीडियो को देखिए ताकि सारे प्रश्नों को आप याद रख सकें। मैं कुछ ट्रिक के साथ भी आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है, सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो ये एक बौद्ध धर्म का ये स्तूप है जो मध्य प्रदेश में सांची जिले में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु में हुआ था, जिसको लुम्बिनी के नाम से भी कभी आएगा, कभी कपिल वस्तु भी आएगा, कभी नेपाल भी आएगा। तो जो ऑप्शन आवे उसके हिसाब से हम लोग आंसर को सही करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कपिल वस्तु। आगे बढ़ेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। कितनी है? 18 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 18। आगे बढ़ेंगे। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म बाद में जाके दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। और कुछ लोग उत्तर भारत में और कुछ लोग दक्षिण भारत में चले जाते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन? हीनयान और महायान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न कहता है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। किसके? अजातशत्रु के काल में हुई थी। और ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। ये चारों ऑप्शन, चारों के काल में बौद्ध संगीतियां हुई हैं और ये क्रम से दिया हुआ है। जैसे पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, अ का अक, अका अक। जैसे अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। ये चारों बौद्ध संगीतियां हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, अकाक। आगे बढ़ेंगे। नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथ मुनि जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, सेवन जो किया था, वो सम्राट अकबर ने किया था। और पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए थे और आगे चलकर इनके जो बेटे थे जहांगीर, इन्होंने बंद कर दिया था। तो अकबर ने शुरू किया था, सेवन किया था, और जहांगीर ने इसको बंद कर दिया था। और लेकर कौन आए थे? तो लेकर पुर्तगाली आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है ना वो 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जिसके लेखक जो है ना अबुल फजल है। अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा है और इसको लिखने में पूरा 7 वर्षों का समय लगा है। तो याद रखिएगा, 7 वर्षों में लिखने का समय लगा है और 5 भागों में विभक्त है। और इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आगे बढ़ेंगे। चूंकि 100 प्रश्न करने हैं, समय कम है, इसलिए मैं तेजी में बढ़ रहा हूं। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा के जो अनुवादक थे ये वेवरिज भी थे, जैरेट और ब्लैकमैन। ये सभी जो है ना अकबरनामा के अनुवादक थे। तो यहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वेवरिज, जैरेट और ब्लैकमैन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब पूछ दे कभी कि इनमें से कौन अकबरनामा के अनुवादक नहीं थे, 3 ऑप्शन ए और 1 ऑप्शन ये दे, तो वहां गाड़ी आपकी फंस जाएगी। इसलिए इसको आप याद रखें, जैबे ब्लॉक, जैबे ब्लॉक। देखिए, जैबे ब्लॉक, जैबे ब्लॉक, जैबे ब्लॉक ना कह लेला ए ब्लॉक, जैबे, जैबे ब्लॉक। तो इस तरह आप याद रखिए, अकबरनामा के अनुवादक कौन कौन थे? जैबे ब्लॉक, ब्लॉक जैबे अनुवाद करे ना, जैबे ना। तो जय से जैरेट,
बे से बेवरीज और ब्लॉक से ब्लॉकमैन। इस तरह आप याद तीनों रख पाएंगे। कभी सवाल घुमा दे तो आपकी गाड़ी फंस सकती है, इसलिए दोनों तरह से आपको तैयार रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, इनमें से सभी इसके अनुवादक थे। आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर सीकरी ने किसने राजधानी बनाई थी? तो फतेहपुर सीकरी को आप सभी जानते हैं कि सम्राट अकबर ने इसको अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। आगे बढ़ेंगे। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू की थी? तो अकबर ने दीन इलाही की जो शुरुआत की थी वो 1582 में की थी। यहां ऑप्शन में आपके नहीं है, 1582 में की थी। और ये एक सभी धर्मों को मिलाकर समरूप धर्म था ना, जिसमें सभी धर्मों का मूल तत्व था। लेकिन प्रमुखता में जो धर्म थे वो हिंदू और इस्लाम जो धर्म थे, इन्हीं दो धर्म प्रमुख थे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1582 में दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, इनमें से कोई नहीं। 1582 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे आप। 26 नंबर प्रश्न कहता है अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो थे वो बैरम खां थे। बैरम खां थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैरम खान। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न कहता है भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको मालूम है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, जो 1526 में आया था और पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी से लड़ा था और उसको परास्त करके उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में बाबर ने। 28 नंबर प्रश्न कहता है ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो आपको मालूम है ही, ताजमहल दिल्ली के पास में है और दिल्ली में यमुना नदी है, तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यमुना नदी। आगे बढ़ेंगे। गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। गोपुरम क्या है? एक दरवाजा है। जब आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण भारत में जब जाएंगे, तो मंदिर के बाहर जो बाहर बड़ा सा जो दरवाजा होता है ना, बड़ा सा दरवाजा होता है जो किला के रूप में रहता है, तो उसी को कहते हैं गोपुरम। जो मंदिर में बनाया जाता है द्वार, उसी को कहते हैं गोपुरम। तो इसका संबंध मंदिर से है। ठीक है, आपको याद रहेगा गोपुरम साउथ में, मंदिर जो है उसके बाहर जो गेट लगा होता है, बड़ा सा दरवाजा होता है, वही होता है गोपुरम। आगे बढ़ेंगे। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में जो भारत विदा के जनक कहे जाते हैं वह है जीएस लिविदेव। जीएस लिविदेव, करेक्ट आंसर इज जीएस लिविदेव, बी। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से महिला संत कौन थी? तो इनमें से महिला संत जो थी वो मीरा भी एक महिला संत थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी। ठीक है, ये तीनों महिला संत थी। तो आप जानते हैं मीरा के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन थी, और अंडाल जो थी वो दक्षिण भारत की संत थी, और अंडाल को दक्षिण की मीरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये भी कृष्ण की भक्त थी और इनको दक्षिण की मीरा के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये कराइकल जो थी वो शिव भक्त थी। कौन थी? शिव भक्ति। तो ये तीनों के तीनों शिव भक्त थी, महिला संत थी। ठीक ना, तो मीरा और अंडाल कृष्ण की भक्त थी और कराइकल शिव की भक्त थी। आगे बढ़ेंगे। इनमें से महाराष्ट्र के संत कौन नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछ रहा है। यानी इसमें से 3 महाराष्ट्र के संत हैं, एक नहीं है। तो एक कौन नहीं है? तो चैतन्य प्रभु को आप याद करिए, ये बंगाल के रहने वाले थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और बंगाल के ये संत थे। तो यानी ये नहीं थे, बाकी 3 थे, यानी रामदास, तुकाराम और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के थे और चैतन्य प्रभु महाराष्ट्र के थे। ठीक है, बंगाल के थे। आगे बढ़ेंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी पाकिस्तान में जो वर्तमान में स्थित है वो गुरु नानक देव का जन्म स्थल है। और गुरु नानक देव का जो जन्म था वो 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में नानकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी, नाना साहब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो याद करिए, दक्षिण की मीरा किसको कहते हैं? तो दक्षिण की मीरा अंडाल को कहते हैं, और अंडाल जो थी वो विष्णु को अपना पति मानती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडाल। आगे बढ़ेंगे। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस जो था वो जहांगीर के शासन काल में आया था। ये इंग्लैंड से चला तो था, जब अकबर राजा थे तो अकबर से मिलने वो चला था, लेकिन जब यहाँ 1905 में वो पहुंचा, 1905 गड़बड़ डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 1905 एक मिनट, आपको जहांगीर के अकबर के काल में वो चला था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो पहुंचने के बाद अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर राजा बन चुका था, सम्राट बन चुका था। तो इसलिए हॉकिंस जहांगीर के काल में पहुंचा था। लेकिन कभी यह प्रश्न पूछ दे कि जब इंग्लैंड से विलियम हॉकिंस चला तो भारत में किसका शासन था? तो उस समय अकबर का शासन था, ना कि जहांगीर का शासन था। लेकिन जब पहुंचा उस वक्त जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर आ चुका था। ठीक है,
इब्न बतूता ने अपने यात्री का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। और उसने अपनी एक बुक लिखी थी रिहला, जिसमें उसने अपने यात्रा वृत्तांत का जिक्र किया था। और इसको उसने अरबी भाषा में लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरबी। आगे बढ़ेंगे। कॉर्नवालिस कोड बना था। तो कॉर्नवालिस कोड जो था वो आपको 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में था। और ये कानूनी कोड था जिसमें 48 नियमों का संकलन था, ठीक है ना। 48 नियमों का यह संकलन था। और यह कानूनी कोड था जो 1793 में पास हुआ था, ठीक है ना। कोड बना था। तो कब? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1793। आगे बढ़ेंगे। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की थी? तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो थी तो वो मार्टिन बर्ड द्वारा लागू की गई थी। और ये उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड द्वारा लागू की गई थी। कहां की गई थी? उत्तर भारत में इसको लागू किया गया था, मार्टिन बर्ड द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त। आगे बढ़ेंगे। 39 प्रश्न कहता है कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आरा में जो 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था वो किया था वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने आरा से, और पटना से पीर अली साहब ने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था। और आरा से कुंवर सिंह। तो पटना से पीर अली, आरा से कौन? वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिद्धू और कान्हू थे। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दक्कन की जो दंगा थी उसके लिए आयोग जो गठित हुआ था 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1875। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के जो लेखक थे वो थे अशोक मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता। आगे बढ़ेंगे। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध से बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था। और वो अपने नाबालिग पुत्र को राजा बना दी थी गद्दी पर बैठाकर, और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो ये दो प्रकार से प्रश्न आते हैं, देख लीजिए। जैसे पूछेगा अवध में 1857 के क्रांति का विद्रोह, तो बेगम हजरत महल। और यही प्रश्न पूछ दे अवध हटाकर लखनऊ पूछ दे तो भी वही आंसर होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अवध और लखनऊ एक ही है। और वहां से बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठाकर। आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल चला गया था? तो 1857 के क्रांति के बाद जो था वो नाना साहब भी नेपाल चले गए थे, और बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। यानी ये दोनों नेपाल चले गए थे। और इनके बाद एक और नाम आता है जो नेपाल चले गए थे, उनका नाम है खान बहादुर खां। तो तीन व्यक्ति जो थे वो नेपाल में चले गए थे, नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दो ही नाम है, इसलिए इसका आंसर आपको सी होगा, दोनों। आगे बढ़ेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो कब किया था? तो ये किया था 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर आपको अधिकार किया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन सबसे बाद में 1556 में वो गोवा छोड़कर वापस गए हैं। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये सभी आप लोग पढ़ते हैं। भारत की खोज किसने की थी? तो 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो वही वास्को डी गामा पुर्तगाली था। और 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वास्को डी गामा। आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर प्रश्न कहता है फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में है? तो फोर्ट विलियम जो है ना वो आपको कलकत्ता शहर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? तो चौल मुंबई में है। चौल मुंबई की प्रमुख विशेषता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भारत में पूरे नगर में अगर कोई सबसे घनी आबादी है तो वो मुंबई की है। और कम जगह में ये चौल जो है ना कम जगह में बना होता है। कम जगह में अधिक लोगों के रहने की व्यवस्था को ही चौल कहते हैं। तो ये मुंबई की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है
कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1869। आगे बढ़ेंगे, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो खेड़ा सत्याग्रह का जो संबंध है वो गुजरात से है। कहां से है? गुजरात से है। और खेड़ा और बारदोली, ये दो सत्याग्रह जो है ना, वो महात्मा गांधी के निर्देश पे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन गुजरात में चलाया गया था। खेड़ा और आपको कौन, बारदोली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। आगे बढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो 1920 में शुरू हुआ था। आपको याद होगा चौरी चौरा कांड, इसी असहयोग आंदोलन के बाद में चौरी चौरा की घटना होती है, उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, 1920 असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, 53, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1905, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दांडी यात्रा जो 1930 में शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 56 नंबर प्रश्न कहता है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था। तो यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, जब भारत आजाद हो गया। 16 अगस्त 1946 को भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए। तो ये सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था ताकि अलग मुस्लिम देश की मांग उसकी बनी रहे, इसी के लिए उसने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चौधरी रहमत अली। आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये प्रश्न कौन नहीं जानता है भाई, बिहार के रहने वाला बच्चा जानता है कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं। तो डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान समिति का जब गठन हुआ था तो 7 आपको समितियां बनी थी, जिसमें संघ समिति थी, प्रारूप समिति थी, लेखन समिति थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये आपको संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और संघ समिति के अध्यक्ष आपको डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो प्रारूप समिति थी इस समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे, सभी प्रश्नों पे थोड़ा डिटेल देना आप लोग के लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी रहे, तब आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। केवल रट्टा मारने का काम करेंगे तो आज रट्टा मारिएगा, कल भूल जाइएगा। कहावत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा सुबह को सफा। तो रटने का काम नहीं करना, आपको कुछ समझने का भी प्रयास करना है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे, तो गेस करिए कानून मंत्री किसने संविधान बनाया था। तो संविधान पढ़कर ही आपको वकील बना जाता है और कानून का विज्ञाता बना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अच्छा उम्मीदवार उस समय और कोई नहीं था, इसलिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर प्रश्न कहता है किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है। तो आप ये नाम भली भांति जानती होंगी कि जो मीरा थी वो राजस्थान की रहने वाली थी, और जोधपुर राजस्थान की रहने वाली थी। राजस्थान में जोधपुर के जो मेड़ता राजकुल था, वो मेड़ता राजकुल की राजकुमारी थी कौन, मीरा। तो इन्हीं का संबंध राजस्थान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीरा। 62 नंबर प्रश्न कहता है महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो अभी आपने पढ़ा इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत नहीं थे, जिसमें चैतन्य प्रभु बंगाल के थे। अब ये पूछ रहा है कौन थे, तो तीनों नाम आपको याद रहना बेहद जरूरी है। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये तीनों महाराष्ट्र के संत थे और चैतन्य बंगाल के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ेंगे, 63 नंबर प्रश्न कहता है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी जो था वो गजनी के साथ भारत आया था, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और वो 1001 ईस्वी से इसकी शुरुआत किया था। ठीक ना। और ये जो अल बरूनी है, और इनको भारत विदा का जनक माना जाता है। अल बरूनी को भारत विदा का जनक माना जाता है, और जो गजनी के साथ भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गजनी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो अभी आपने पढ़ा कालीकट बंदरगाह पे 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो वास्को डी गामा कौन था, पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। तो
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो था वो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था, और यह किया गया था बंगाल और बिहार के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो केवल बंगाल है, बिहार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर प्रश्न कहता है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था पट्टाभिसीता रमैया ने, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, पट्टाभिसीता रमैया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण स्थान में जो विद्रोह हुआ था वो मद्रास के वेल्लोर में हुआ था, मद्रास के वेल्लोर में हुआ था। और यहां आप देखेंगे तो कोल्हापुर, सतारा और पूना, वेल्लोर का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, 68 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना में आपको 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए, करिए, आरा में कौन? कुंवर सिंह। और पटना में प से पटना, प से पीर अली, पट से पटना, प से पीर अली, पीर अली ने 1857 में ये आपको विद्रोह किया था। और ये पेपर विक्रेता थे, पेपर बेचने का काम किया करते थे, इन्होंने ही 1857 में पटना से विद्रोह किया था। आगे बढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई को हुआ था। 10 मई को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 70 नंबर प्रश्न कहता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 71 में कहता है प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से कब स्थानांतरित दिल्ली कर दी गई थी? तो यह स्थानांतरण करने का काम किया गया था आपको 1911 में। कब? 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को, जब जॉर्ज पंचम भारत में आए थे और दिल्ली दरबार में आए थे, तो उसी समय उनके द्वारा ही 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करने का काम किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1911। आगे बढ़ेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी 1872 में। और जो अभी जनगणना होती है तो वो जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1911। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है ना वो बिहार के चंपारण जिला से है, और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह किया था नील कृषकों के सपोर्ट में। तो इसका संबंध बिहार से है, ए, करेक्ट आंसर ए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़िएगा, 76 प्रश्न आता है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 का जो आंदोलन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो वही साबरमती आश्रम गुजरात महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया आश्रम है, जहां से आपको 1930 में दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी ने, तो साबरमती आपको गुजरात में है, तो करेक्ट आंसर सी। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और इसी में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से मार मार के उनको मौत के घाट उतार दिया था, और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। और घटना कब की है? वो घटना 1928 की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1928। आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी सदस्य की अगर बात करें तो सच्चिदानंद थे, जो वो अस्थायी सदस्य थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष करें तो राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है 82 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा आपको क्या थे? वो थे आपको संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, और एस राधाकृष्णन जो थे वो आपको प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
83 नंबर प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जो एनी बेसेंट थी। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी पूछेगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय जोड़ दे, भारतीय महिला अध्यक्ष जोड़ दे तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, तब हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। अगर केवल महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, ठीक है, अगर केवल महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय लगा दे, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। तो यहां केवल महिला की बात हो रही है, तो यहां ऑप्शन आपका ए एनी बेसेंट करेक्ट होगा। व्यापगत सिद्धांत का संबंध था, तो व्यापगत सिद्धांत का जो संबंध था वो डलहौजी से था, जिसको हड़प नीति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डलहौजी। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि लखनऊ से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ आए तो चाहे अवध आए तो दोनों से बेगम हजरत महल ही होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेगम हजरत महल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक यात्री था, मेगास्थनीज एक यात्री था जो यूनान का राजदूत था, यात्री नहीं था, वो यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 87 नंबर प्रश्न कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1774। दामिन इकोह क्या था? तो दामिन इकोह जो था ना वो एक भूभाग था, एक भूभाग था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये भूभाग कहां था? तो ये बिहार के भागलपुर से जो राजमहल तक का वन क्षेत्र था, उसी वन क्षेत्र को हम दामिन इकोह के नाम से जानते हैं। और इसको ब्रिटिशर्स ने लेकिन संथाल जो जनजाति थी, जो संथाल समुदाय था, उन्हीं को बसाने के लिए यह क्षेत्र का निर्माण किया था, जिसको हम दामिन इकोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भूभाग। 89 नंबर प्रश्न कहता है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक कबीर के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती समुदाय से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा देखने की या दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी निश्चित रूप से। चलिए, तो 91 नंबर प्रश्न कहता है कि तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था? ऊपर प्रश्न पूछा क्या कि तंबाकू का सेवन किसने किया था? तो तंबाकू का सेवन अकबर ने किया था। बंद किसने किया? तो जहांगीर ने किया, ठीक ना। बाप सेवन करता है और बेटा उसको बंद कर देता है, ठीक है। लाया था कौन? तो पुर्तगाली लाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए निश्चित रूप से इसको एकदम रट जाइए, समझ के रट जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है ना वो हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है, जो वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ के जो मंदिर है ना, इसकी एक खासियत है। खासियत क्या है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा दक्षिण दिशा में झुका हुआ है, दक्षिण दिशा में झुका हुआ है, और यही इसकी विशेषता है, ठीक ना। तो हम्पी अभी वर्तमान उड़ीसा में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हम्पी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो सबको याद है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे तो वो कौन थे? वो लियाकत अली खान थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी लियाकत। 96 नंबर प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो चाणक्य थे। अब चाणक्य के 3 गो नाम से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य के नाम से भी उनको जाना जाता है, विष्णुदत्त के नाम से भी जाना जाता है, और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऑप्शन में आ जाए उसके हिसाब से आप उसको करेक्ट करेंगे। तो यहाँ कौटिल्य दिया हुआ है तो ए को करेक्ट करेंगे, एक करेक्ट आंसर होगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में जो विवाह का उल्लेख है वो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस तथा पैचास विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 18। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भीष्म। क्या हो जाएगा? बी भीष्म। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, धौलावीरा किसे कहते हैं? तो धौलावीरा
कहाँ स्थित है, सॉरी, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा है गुजरात में अवस्थित है, धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। अब इसको याद करने का थोड़ा-सा आप देखिए प्रयास मैं करता हूँ कि जैसे आप देखिए, आप उल्टा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते होंगे दया भाभी, और दया भाभी का जो भाई है ना, उसको वो वीरा के नाम से पुकारती है ना, और दया भाभी कहाँ की रहने वाली है? हमेशा जाती हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है ना। तो धौलावीरा, वीरा गुजरात, ठीक ना? तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है प्यारे बच्चों, धौलावीरा गुजरात में, इसका करेक्ट आंसर ए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ, उसके मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।